हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हों। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फ्लावर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इनके सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, एंड्रोसियम को देखा। और एंड्रोसियम जो मेल संरचना है, तो एंड्रोसियम का जो इकाई होता है वह क्या होता है, स्टामेन। इसको हम पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर 3 संरचनाओं से बना हुआ है। कौन कौन? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर मतलब परागकोश, संयोजी और तंतु। उनमें से अपने लोगों का जो ये क्लास है, अपने लोगों का जो ये चीज देखेंगे आज, तो हम लोग स्टामेन में एंथर और एंथर के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में उन चीजों को देख चुका है। और जो आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं, आज अपने लोगों का 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे। एक है पॉलन ग्रेन। एक क्या है? पॉलन ग्रेन। क्या है? पॉलन ग्रेन, पराग कण। क्या है? पराग कण। क्या है? पराग कण। दूसरा टॉपिक जो कवर करेंगे वो है पॉलन एलर्जी। एलर्जी, पॉलन एलर्जी, पराग एलर्जी। और तीसरा टॉपिक जो कवर करेंगे वो करेंगे पॉलन विएबिलिटी। इसको पॉलन विएबिलिटी मतलब परागकण क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उन चीज के बारे में। दूसरा कि परागकण के कारण से एलर्जी जो होता है वो एलर्जी के बारे में जानेंगे। और तीसरा कि इसका जो जीवन काल होता है, पॉलन ग्रेन की जो विएबिलिटी होती है वो जीवन काल कितने की होती है, कितने समय की होती है, क्या होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग कहां से करें? पॉलन ग्रेन। जरा ध्यान दीजिए। अब हम लोग कहां से करेंगे? पॉलन ग्रेन। आपको पता है कि अपने लोगों का टॉपिक क्या है? पॉलन ग्रेन। जरा ध्यान देना भाई, यहां पे ध्यान। क्या कर रहे हैं? पॉलन ग्रेन, पराग कण। पराग कण। इससे पहले थोड़ा ये परागकण का जो ओरिजिन पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो हम लोगों को पता है क्या, फ्लावर। और फ्लावर में मेल संरचना कौन होता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जिसको हम क्या कहते हैं? पुमांग कहते हैं। और पुमांग के इकाई को कहते हैं क्या? स्टामेन। स्टामेन, पुंकेसर। पुंकेसर क्या कहते हैं? पुंकेसर। ध्यान दीजिएगा यहां पे, पुंकेसर। और पुंकेसर 3 संरचनाओं से बना है। कौन कौन? एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। फिलामेंट इसको कहते हैं परागकोश। परागकोश इसको कहते हैं संयोजी और इसको क्या कहते हैं? तंतु। अब इसी परागकोश में क्या पाया जाता है? लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। और उस लघु बीजाणुधानी में अब यहां से हम लोग चलते हैं, इसके ओरिजिन पॉइंट को जरा देखते, जरा ध्यान से समझिए। परागकोश, परागकोश में क्या हो? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी। और इस लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु मातृकोशिका। लघु बीजाणु मातृकोशिका। और लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है। और यह अर्धसूत्री विभाजन क्या बनाता है? लघु बीजाणु बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परागकण बोलते हैं। अब जरा देखिए भाई, यहां पे हम लोगों ने क्या देख लिया कि फ्लावर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मेल पार्ट, मेल पार्ट की का स्टामेन, स्टामेन का वाइटल स्ट्रक्चर एंथर। अब इस एंथर, ये जो एंथर है परागकोश, परागकोश के अंदर लघु बीजाणुधानी। और लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु मातृकोशिका। और लघु बीजाणु मातृकोशिका में
लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से क्या बनता है? लघु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? लघु बीजाणु बनता है। और यही लघु बीजाणु जो है, जिसको हम क्या कहते हैं? परागकण बोलते हैं। लघु बीजाणु को क्या कहते हैं? परागकण बोलते हैं। क्या कहते हैं? परागकण बोलते हैं। अब ये सवाल है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो परागकोश है, यह अगुणित संरचना है कि द्विगुणित संरचना है, तो इसको क्या कहेंगे? यह द्विगुणित संरचना। क्या संरचना है? द्विगुणित संरचना है। आपसे पूछा जाएगा कि लघु बीजाणु धानी कैसा संरचना है, तो यह भी द्विगुणित संरचना है। अगर आपसे पूछा कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका कैसा संरचना है, तो यह भी क्या है? द्विगुणित संरचना। और ये जो है लघु बीजाणु धानी से जो लघु बीजाणु बनता है, यह कैसा संरचना है? तो यह अगुणित संरचना है। कैसा संरचना है? अगुणित संरचना है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इन चीजों को तो इतना तो क्लियर हो गया अपने लोगों को कि ये जो परागकण है कि इसका ओरिजिन पॉइंट कहां से है, उत्पत्ति कहां से हुई, बना कहां से है। अब जरा चलिए इन चीजों के पूरे डिटेल में हम लोग चलते हैं। पूरे डिटेल में चलते हैं तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? परागकण के बारे में पूरे डिटेल से चलते हैं। तो हम लोगों ने ये जाना कि ये जो परागकण है, ये कैसा संरचना है? अगुणित संरचना है। कैसा संरचना है? अगुणित संरचना। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्या है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसका जो निर्माण होता है वह होता है लघु बीजाणु धानी। कहते हैं और लघु बीजाणु धानी। और लघु बीजाणु कैसा संरचना? 2n संरचना। और ये लघु बीजाणु धानी में जो यह अगुणित संरचना बनता है, और वह किस विभाजन से बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रही है ना? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से। अब जरा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने क्या जाना कि यह परागकण जो है अगुणित संरचना है। कैसा संरचना है? अगुणित संरचना है। और अगुणित संरचना बनता कहां पे है? लघु बीजाणु धानी में। कहां बनता है? लघु बीजाणु धानी में। और यह लघु बीजाणु धानी में जो बनता है, यह किससे बनता है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मियोसिस सेल डिवीजन से क्या होता है? बनता है। अगर आपसे पूछ दिया कि इन चीजों में, ये क्वेश्चन आपसे एगो किया, निम्न में से कौन हैप्लॉइड अगुणित संरचना है? अगुणित संरचना है। अगुणित संरचना। तो आपका ऑप्शन अगर रहेगा ए लघु बीजाणु धानी, दूसरा ऑप्शन रहेगा परागकोश, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका परागकण, और चौथा ऑप्शन रहेगा सभी। तो बताइए इसमें से क्या होगा? क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि लघु बीजाणु धानी कैसा? 2n संरचना। परागकोश भी कैसा? 2n संरचना। तो दो जब हो ही गया तो बचा कितना? एगो। मतलब इसको हम क्या करेंगे? मतलब परागकण को मारेंगे कि यह कैसा है? अगुणित संरचना। लेकिन भाई एक चीज और ध्यान रखें कि क्या होता है ना कि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आप एग्जैक्ट जवाब नहीं जानते, लेकिन उसके रेफरेंस में जानते। जस्ट लाइक कोई सोचिए कि आपका दोस्त है, कि आपका दोस्त का क्या है ना कि उसका जो दोस्त है उसके घर का लोकेशन आपको पता है, उसके दूसरे दोस्त के घर का लोकेशन पता है, लेकिन उसका लोकेशन नहीं पता है। तो आप इस अंदाजा से लगा सकते हैं ना कि उसका घर जो है, तो उस दोस्त का जो घर है उस गांव में है, इसका इस गांव में, लेकिन उसका उसी बीच में है, इतना पता है उसके बीच में। तो आप कोई बताओ उसके बीच में एक्स गांव है, तो अगर आपको पहले से पता है कि यह 2n है, यह 2n है, ये नहीं भी जानते हैं तो क्या होगा? ये दोनों नहीं होगा तो यही ना होगा।
इसको कहते हैं एलिमिनेशन टाइप क्वेश्चन। मतलब अगर आप बनाएंगे किसी परीक्षा में देखेंगे तो आप बोर्ड के एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ गया इसी प्रकार का, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि परागकण जो होता है वो अगुणित संरचना होता है। तो लेकिन आप लघु बीजाणुधानी और परागकोश के बारे में जानते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा कि दो के बारे में जानते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ये चीज अब यहां से ये चीज हम लोग जान गए कि यश का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है और सूत्री कोशिका विभाजन से बनता है और अगुणित संरचना होता है। कोई दिक्कत है? अब जरा देखते हैं कि ये जो है इसका जो क्या होता है कि संख्या क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में, संख्या इसकी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। अब कहोगे कि संख्या क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि आप जानते हैं कि हमेशा नर युग्मक जो होता है वो ट्रांसपोर्टिंग करता, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन जाता है? नर युग्मक जाता है। तो युग्मक स्थानांतरण के दौरान ये डैमेज से बचने के लिए या उसमें हानि ना हो, प्रॉपर अमाउंट में हमको मिल जाए, मेल गैमेट मिल जाए, इसलिए इसकी संख्या क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है। दूसरा क्या होता है, दूसरा पॉइंट है कि यह जो है अलग अलग प्लांट स्पीसीज, मतलब अलग अलग प्लांट में, अलग अलग पौधा में, अलग अलग प्लांट स्पीसीज में इसकी जो शेप, साइज, कलर होता है, डिजाइनिंग जो होता है, वह डिजाइनिंग क्या होता है दोस्त? अलग अलग होता है। डिजाइनिंग इसका अलग अलग होता है। और डिजाइनिंग अलग अलग होने का मतलब ये है कि यह क्या होता है? डाइवर्सिफाइड होता है। मतलब इन चीजों को कि आप यूं कह सकते हैं कि पूरा रंगीन संरचना है, अलग अलग संरचनाओं से ये क्या हुआ है, मतलब अलग अलग संरचनात्मक ढांचा इसका है, मतलब डिजाइन इसका क्या है? अलग अलग है, अलग अलग संरचना होता है। और तीसरा जो है, लेकिन ये सामान्यतः जो है, तो सामान्यतः जो आवृतबीजी पौधा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, या जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। एंजियोस्पर्मिक पौधा में यह जो होता है कि स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है। और यह स्फेरिकल होता है तो इसका जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, डायमीटर जिसको हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, वो कितना होता है कि मतलब 25 से 50 म्यू एम के करीब होता है। कितने करीब होता है? 25 से 50 म्यू एम के करीब। और एक म्यू एम बराबर कितना होता है? 1 म्यू एम बराबर होता है 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6। ये चीज है। अब इसका कितना स्फेरिकल होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 25 से 50 म्यू एम होता है। ये चीज हम लोग जान गए। अब इसके ये डिस्क्रिप्शन, ये चीज हम लोग जाने कि संख्या बहुत ज्यादा होती है, अलग अलग में अलग अलग होता है, स्फेरिकल होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से बनता है, अगुणित संरचना होता है। तो यह जो परागकण है मेरे भाई, ये जो परागकण है, ये जो परागकण क्या है? दो परत से बना हुआ। इसमें परत कितना है? लेयर कितना है? 2 लेयर। यह 2 परत से इसको सुरक्षा मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि परागकण के कितने परत होते हैं, कितने परत से बने होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2 परत होता है। एक क्या है? बाहरी परत। एक क्या है? बाहरी परत। क्या है? एक बाहरी परत। और एक क्या है? आंतरिक परत। एक क्या है? बाहरी परत और दूसरा क्या है? आंतरिक परत। इसको क्या कहते हैं? आउटर, आउटर। और एक क्या है? आंतरिक। एक क्या है? आंतरिक। एक क्या है? आंतरिक, जिसको हम क्या कहते हैं? इनर। क्या कहते हैं? इनर। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्लांट स्पीसीज का ये जो फॉरेन ग्रेन है, डिजाइनिंग होता है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। आप अच्छे से देख सकते हैं। ये क्या है? परागकण है, इसका डिजाइनिंग आप देख लीजिए। ये क्या है? परागकण है, ये इसका डिजाइनिंग देख लीजिए। ये आपका क्या है? परागकण है, इसका डिजाइनिंग देख लीजिए। तो मतलब अलग अलग क्या होते हैं कि डिजाइनिंग के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। अब इसमें कितने परत होते हैं? 2 परत। एक आउटर परत और एक क्या होता है? इनर परत, मतलब आंतरिक। आउटर परत जो होता है इसको हम कहते हैं एक्जाइन। क्या कहते हैं? एक्जाइन।
तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या जाना कि परागकण के बाहरी परत को क्या कहा जाता है? एक्जाइम कहा जाता है, और इसके आंतरिक परत को क्या कहते हैं? इंटाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन। तो ध्यान रहे कि परागकण का बाहरी परत क्या कहलाएगा? एक्जाइम कहलाएगा, और परागकण का आंतरिक परत क्या कहलाएगा? इंटाइन कहलाएगा। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फीलिंग गुड फील कर रहा है ना जी? ऐसा नहीं कि तुम मतलब टेंशन में आ जाओ, बोरिंग लगने लगे, भाई चाय पानी पिया करो बीच में, ठीक ना? अब ये क्या है? एक्जाइम और इंटाइन। लेकिन ये जो एक्जाइम का कंपोजिशन है, ये जो एक्जाइम बना होता है, यह एक विशेष प्रकार के केमिकल से बना होता है, विशेष प्रकार के रसायन से बना होता है। जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, यहां पे फोकस कीजिएगा, रील मत देखने लगिएगा। क्या कह रहे हैं कि इस विशेष प्रकार के केमिकल से बना होता है, और उस केमिकल का नाम है एस्पोरोपोलेनिन। क्या है? एस्पोरोपोलेनिन। अगर आपसे कोई पूछे कि परागकण का जो एक्जाइम है वह किससे बना होता है, तो एक विशेष प्रकार के केमिकल से, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और यह जो एस्पोरोपोलेनिन होता है दोस्त, ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ऑर्गेनिक नेचर मतलब कार्बनिक गुणों का होता है, और यह हाईली रेसिस्टेंट होता है, हाईली प्रतिरोधक होता है। इस पे किसी का मुंगला लाठी किसी का असर नहीं पड़ता है, ना ताप का असर पड़ता है, ना दाब का असर पड़ता है, ना क्या कहते हैं एसिड का असर पड़ता है, मतलब अम्ल का असर पड़ता है, ना बेस का, ना क्षार का असर पड़ता है। मतलब हाईली रेसिस्टेंट होता है। हाईली क्या होता है? रेसिस्टेंट होता है। और होना भी चाहिए कि परागकण इतने वाइटल संरचना है, तो वो क्या है? उतना सुरक्षा भी तो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि उसको कहां जाना है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, और दूसरे स्थान तक जाएगा, अगर प्रॉपर पैकिंग नहीं होगा तो बताइए कि बीच में डैमेज होने का खतरा है ना। जस्ट लाइक हम जो आप किसी बड़े लोगों को देखते हैं, या मतलब आपने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उसकी सुरक्षा बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, 6-7 लेयर में होता है, 8 लेयर में होता है। तो अगर उसमें क्या करें कि वह भी आम आदमी की तरह चलने लगे, तो क्या बताइए कि वो 2 कदम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। एस्पोरोपोलेनिन से बना होता है, और एस्पोरोपोलेनिन हमने क्या कहा? इसमें दाब का, ताप का, अम्ल का, क्षार का, किसी भी प्रकार की किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता। और यह क्या होता है कि इस एंजाइम के एक स्थान पे यह स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन परत या जर्म पोर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? जर्म पोर के नाम से। मैं समझाऊंगा सारा चीज डायग्राम से। जर्म पोर कहते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? दूसरा ये इंटाइन के पास, आंतरिक परत के पास, इसका जो ये आंतरिक परत है, यह एक विशेष प्रकार के रसायन से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्यूलोज। ये भी एक विशेष प्रकार के केमिकल, सेल्यूलोज एंड और क्या होता है? पैक्टिन। या क्या होता है? सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना होता है। कोई दिक्कत है? तो परागकण के 2 परत, एक बाहरी एक आंतरिक। बाहरी परत को एक्जाइम कहते हैं, आंतरिक परत को क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं। अब ये जो सेल्यूलोज, पैक्टिन, स्पोरोपोलेनिन है, इन सबका फोकस एक ही है, इन सबका मकसद एक ही है कि परागकण की जो आंतरिक संरचना, वो जो केंद्रक है, केंद्रक हमेशा क्या रहे? सुरक्षित रहे। हमें केंद्रक क्या रहे? सुरक्षित रहे। तो इसके जो क्या है, ये जो परागकण का जो क्या होता है? साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म, यह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक झिल्ली से घिरा होता है, और उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रधानमंत्री ने पूछ जाना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आप क्या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, ठीक ना? प्लाज्मा लिमा भी कह सकते हैं। तो किससे घिरा रहता? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता। दूसरा दोस्त क्या है कि ये जो पोलेन ग्रेन जो है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो साइटोप्लाज्म है, इस पोलेन ग्रेन के अंदर ये लेयर आप लोग समझ गए। अब क्या है? इस पोलेन ग्रेन के अंदर 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। एक को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या कहते हैं? थैंक यू, वेजिटेटिव सेल। और दूसरे को क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल, क्या इसको वेजिटेटिव सेल का? यह जो वेजिटेटिव सेल है,
इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। और यह क्या करता है कि इसके सारे मतलब मैनेजमेंट में मदद करता है। क्या करता है? मैनेजमेंट में। अगर पॉलिट्यू को चलना है तो आगे की तरफ चलेगा, उसको ये डायरेक्शन में क्या करता है? मदद करता है। और यह जनरेटिव सेल जो होता है कि सामान्यतः कैसा होता है? स्मॉलर होता है, छोटा होता है। अब स्मॉलर है, साइज में छोटा है, तो यह क्या करता है कि साइटोप्लाज्म मतलब परागकण के साइटोप्लाज्म में क्या करते रहता है? तैरते रहता है। आप यूं ही समझिए कि जस्ट लाइक आप क्या है कि जो सामान्य जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, छोटा बच्चा जो होता है, उसको हम लोग ऐसा तो नहीं कर देते हैं जूता चप्पल पहना के कह देते चलो टहलो, तुम नहीं करते। उसको हम गोद में लेते हैं या उसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था करते हैं ताकि वो क्या कर सके? चल सके। लेकिन उसके साथ में आप लोग अगर बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं, तो क्या बड़े बच्चे को भी कंधे पे लेके जाया जाता है? नहीं। तो बड़े इसका जो आकार क्या है? बड़ा। इसका आकार क्या है? बड़ा। और ये क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये जो इसका आकार छोटा है तो यह क्या करता है? साइटोप्लाज्म में, परागकण के साइटोप्लाज्म में यह फ्लोट करता मतलब तैरता है। साइटोप्लाज्म में क्या करता है? तैरता। अब ये जो जनरेटिव सेल है कि जनरली क्या कहता है कि सामान्य रूप से ये जनरेटिव 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या बोल रहा है कि 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट या जो परागकण है 2 सेल स्टेज में ही जाता है। एक को वेजिटेटिव और दूसरा क्या होता है? जनरेटिव। मतलब इस जनरेटिव डिवीजन यूं का यूं क्या होता है? चल जाता है। मतलब इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। मतलब 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में परागकण जो परागकोश से झड़ता है वो कितने सेल अवस्था में? 2 सेल अवस्था में। कितने सेल अवस्था में? 2 सेल अवस्था। एक को वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। क्लियर है? दूसरा क्या है कि लगभग 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, आवृतबीजी पौधा है मेरे भाई, वो क्या होता है कि 3 सेल स्टेज में धरता है। 3 सेल अवस्था में। मतलब कि ये 60% 2 सेल स्टेज और ये जो 40% है यह कितना? 3 सेल स्टेज में धरता है। 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज। अब तुम कहोगे कि सर ये कौन सा बात हो गया? ये तो 2 सेल तो हमको दिख रहा है, लेकिन ये तीसरा कहां से आ गया? तीसरा तो नहीं दिख रहा है। वो वेजिटेटिव दिख रहा, दूसरा जनरेटिव दिख रहा, तीसरा तो दिख ही नहीं रहा। तो तीसरा जो मेरे भाई है वो क्या करता है कि 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये जो जनरेटिव सेल है ना, ये जनरेटिव सेल है, यह समसूत्री कोशिका विभाजन कर देता है। क्या कर लेता है? समसूत्री कोशिका विभाजन कर लेता है। और समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण से प्रथम मेल गैमिट और द्वितीय नर युग्मक मेल गैमिट का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। एक है ये, और एक से समसूत्री कोशिका विभाजन होगा तो बताओ मेरे भाई ये कितना बनेगा? 1 और 2 में बटेगा तो कितना? 2 हो गया। कोई दिक्कत है? तो अब कितना है? 1, 2 और 3 हो गया। कोशिका की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। और 40% सेल अवस्था में कितने सेल में झड़ता है? 3 सेल स्टेज में झड़ता है। कोई दिक्कत है? अब इसको दिक्कत नहीं है तो जरा इसको डायग्रामेटिक व्यू में आप जरा समझिए। इसके रिलेटेड जितना भी चीज है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि बोलता है कि जो समान रूप से जो 40% आवृतबीजी पौधा, आप लोग को अगर ऐसा पूछे कि आप आवृतबीजी बोर्ड में अगर ऐसा पूछ दे कि आप 40% आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में परागकण कितने सेल अवस्था में झड़ता है, तो आप क्या कहेंगे? 3 सेल अवस्था में। और अगर के पूछे कि जो मतलब 60% में कितना है, तो 2 सेल अवस्था में होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? हाँ, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। जहां दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई समस्या इसमें हो, कोई लगे कि कोई सुझाव भी हो या कोई समस्या भी हो, कोई सवाल, सुझाव और सवाल दोनों आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। अगर ये चीज होगा तो हम उस चीज पे जरूर सोचेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि परफेक्शन
100% नहीं होता है। परफेक्शन, कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो अगर आज हमसे आप कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए जरा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसमें देखते हैं इसके परागकण को। अब जरा देखिए, अब हम लोगों ने क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, जो अभी हमने बताया था आपको, पूरा का पूरा पोलन ग्रेन का हमने आपको क्या कर दिया, थियरी समझा दिया। अब जरा इसको डायग्रामेटिक व्यू में हम लोग समझते कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, तो इन चीजों में ये जो सबसे बाहरी परत, ये जो सबसे बाहरी है, ये क्या है कि आप यहां पे देख रहे हैं, ये क्या है, एक्जाइन। ये क्या है, एक्जाइन। ये क्या है, एक्जाइन। और एक्जाइन कौन चीज से बना है, स्पोरोपोलेनिन से। क्या है, स्पोरोपोलेनिन से। और स्पोरोपोलेनिन कैसा संरचना, हाईली हार्ड, हाईली रेसिस्टेंट, मतलब प्रतिरोधक। न ओकरा पर ककर असर पड़तो, न मतलब पानी का, ना ताप का, ना दाब का, ना एसिड का, ना बेस का, मतलब सब चीज से ढीठ आदमी, मतलब फुल ढीठ आदमी, कि किसको जो मतलब कितनों लगती हो तो उसके देह पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। ये एक्जाइन है। लेकिन ये जो बाहरी परत है, ये एक्जाइन कैसा परत है, बाहर कैसा परत है दोस्त, बाहरी। लेकिन हमने आपको बताया था कि एक्जाइन का कुछ पॉइंट ऐसा होता है जहां पे स्पोरोपोलेनिन अनुपस्थित होता है। क्या होता है, स्पोरोपोलिन अनुपस्थित होता है। और उस स्थान को क्या कहते हैं, जर्मपोर या जनन परत। क्या कहते हैं, जर्मपोर। कोई दिक्कत है। और आप जानते हैं कि जर्मपोर के थ्रू क्या निकलेगा, केंद्रक बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। अब यहां पे जरा देखिए, ये जो आप परत देख रहे हैं, ये जो परत आप देख रहे हैं, ये जो परत आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, एक्जाइन। क्या हो गया, एक्जाइन। ये क्या हो गया, एक्जाइन। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये क्या है, इंटाइन। ये क्या है, इंटाइन। क्या है, इंटाइन। क्या है, इंटाइन। कोई दिक्कत है। और यह इंटाइन जो बना होता है, यह बना होता है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से। किससे बना होता है, सेल्यूलोज और पैक्टिन से। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना। अब यहां पे देखिए कि इसके पास जो है दो प्रकार का कोशिका, एक वो जेनरेटिव और दूसरा क्या है, वेजिटेटिव। एक क्या है, जेनरेटिव सेल। ये क्या है, जेनरेटिव सेल। और एक क्या है, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब न्यूक्लियाई हम कहते हैं उसको, वेजिटेटिव न्यूक्लियाई। हाँ, यहां ये ट्रांजिशन ऐसा बना। कोई दिक्कत है। अब प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में तो वैक्यूल होगा ही, आप जानते हैं वैक्यूल होगा ही। तो ये क्या करता है, ये जो जेनरेटिव सेल है, कि जनरली जो अगर सामान्य कंडीशन में क्या रखे कि पोलन ग्रेन निकले, तो वो क्या करता है, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में किसमें निकल जाता है, दो सेल स्टेज में। लेकिन 40% प्लांट में क्या होता है कि यह जनरेटिव सेल क्या कर लेता है, समसूत्री कोशिका विभाजन कर लेता है। क्या कर लेता है, समसूत्री कोशिका विभाजन कर लेता है। क्या कर लेता है, समसूत्री कोशिका विभाजन कर लेता है। और समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण से यह जनरेटिव सेल क्या बनाता है, दो नर युग्मक का निर्माण कर देता है। किसका कर देता है, दो नर युग्मक का निर्माण कर देता है। जिसके कारण से कि मतलब परागकण में 3 केंद्रक अवस्थाएं क्या हो जाती है, और वह 3 केंद्रक अवस्थाएं क्या होता है, झड़ जाता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में। तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा डायग्राम देख लिया। ये एक्जाइन है जो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है, ये इंटाइन है जो सेल्यूलोज और पैक्टिन से बना था, ये जनरेटिव सेल हो गया, ये वैक्यूल हो गया, ये जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया। जनरेटिव सेल है तो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा उसमें। सेल बिना केंद्रक का हो सकता है, बिना केंद्रक का नहीं होगा, तो उसमें केंद्रक होता है। वेजिटेटिव सेल है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई इसके पास है। और ये सारे के सारे संरचनाएं, ये सारी के सारी संरचनाएं, उम्मीद है कि आप लोगों को क्या है, अच्छे से समझ में आ गई हो। अब इन चीजों से जब ये सब चीज हम लोग जान गए हैं, तो उसके में हम लोग जरा देखते हैं कि परागकण जो है, कि परागकण का जो क्या होता है, कि जो इसके कारण से एलर्जियां होती है। अब अपने लोगों का टॉपिक थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लें, पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी
पॉलन एलर्जी, पराग एलर्जी इसको कहते हैं। पॉलन एलर्जी क्या है कि आप जानते हैं कि पॉलन ग्रेन जो होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसकी परागकण क्या करता है, एलर्जी उत्पन्न करता है। क्या करता है, एलर्जी। और एलर्जी आप लोग समझते हैं क्या होता है कि एलर्जी क्या है कि एक ऐसा अनकंफर्टेबल कंडीशन है हमारे बॉडी का जिसमें कोई भी फॉरेन एजेंट आता है, कोई भी फॉरेन एजेंट आता है और वह क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। और जिसके कारण से क्या होता है कि आप में शरीर में खुजलाहट होने लगती है, मतलब हॉटनेस, रेडनेस, रेड स्पॉट बन जाता है उसमें, ऐसा कंडीशन। जस्ट एगो एग्जांपल से समझिए इसको। मतलब मान के चलिए कोई बच्चा है, आप ही में से कोई एक को मान लेते हैं और उनमें से कर लीजिए कि जिसके साथ आपका ट्यूनिंग अच्छा नहीं, जिसको देखने के बाद आपका मिजाज जो है पूरा बोला जाता है, मतलब पूरा लगता है कि आज पकड़ा जाएगा तो धोइए थे, ठीक है। अगर सोचिए कि आप यहां बैठे हो जिससे आपका ट्यूनिंग अच्छा नहीं है या जो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, वो अगर आपको आके क्या कह दे कि क्या हाल है ब्रजेश भाई, ठीक ठाक है कि नहीं, या क्या हाल है राजा भाई, ठीक ठाक है कि नहीं, या कोई प्रभाकर भाई, कोई भी वो आके बोल दे, तो जरा सोचिए क्या होगा। लेकर लाठी डंडा कहे तुमको चिढ़ाने आया है, चिढ़ाता है हमको, तुमको दिखाइए देते। अब जैसे ही वो आया, अब ऐसे मानिए, जरा कनेक्ट कीजिए, वो जो आदमी आपके पास है उसको आप मानिए एंटीजन या परागकण, और आप तो आप है ही, तो आप जो उसके अगेंस्ट में क्या किए, एक्शन किए, वही एक्शन क्या होता है, पॉलन एलर्जी। वो क्या होता है, पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, मतलब पूरी तरह से हाइपर हो जाता है, मतलब पूरा बोला जाता है, पूरा बोला गया, मतलब कहा ना इसको जो होगा देख लेंगे। और जानते हैं कि कभी कभी यह एलर्जी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके केस में क्या होता है कि आदमी मर भी सकता। आपने सुना होगा कि रिएक्शन करता, दवा उवा के रिएक्शन से कोई आदमी मर गया है, मतलब, और तुरंत हम लोग जो खाते हैं। तो इसमें क्या करता है कि सामान्य रूप से कि एलर्जी में जैसे परागकण, सबसे पहले अपने लोगों का बॉडी का जो बैरियर है वो कौन है, स्किन है। स्किन है, जानते हो ये चीज को, स्किन है। अब जब स्किन है तो स्किन के ऊपर ये चीज आएगा, तो स्किन में एक प्रकार का कोशिका है उसका नाम है मास्ट सेल। क्या है, मास्ट सेल। क्या नाम है, मास्ट सेल। और यह मास्ट सेल क्या करता है, जैसे ही कोई फॉरेन एजेंट आता है तो उसको क्या करने के लिए, हटाने के लिए, भगाने के लिए एक केमिकल रिलीज करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिस्टामिन। क्या करता है, हिस्टामिन रिलीज करता है। और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज करता है उसके कारण से हमारे शरीर में क्या होने लगता है, खुजलाहट होने लगती है, देह हाथ नोचने लगता है, पूरा चकता हो जाता है। तो ये किसका निशानी है, एलर्जी का निशानी। और इस हिस्टामिन को कम करने के लिए हम लोग क्या खाते, एंटी हिस्टामिन टैबलेट खाते, एंटी हिस्टामिन टैबलेट खाते। जैसे आपने नाम सेट्राजीन का नाम सुना होगा, जो ब्रांड नेम सेट्राजीन के याद से आता है, एविल का नाम सुना होगा, वो सब टैबलेट हम लोग खाते हैं। कभी देह हाथ नोचने लगता है तो नहीं खाते हो, तो मतलब उन चीजों को क्या कहते हैं, हिस्टामिन, ये चीज होता है। कोई दिक्कत है। दूसरा क्या हुआ, इस पॉलन ग्रेन, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक संरचना, बहुत सूक्ष्मदर्शीय संरचना, जिसको समान रूप से हम खुली आंख से एक परागकण को देख भी नहीं पाएंगे, तो हम लोग जो सांस लेते हैं उसके कारण से क्या होता है कि हमारे नाक के रास्ते वो हमारे श्वसन तंत्र में चला जाता है। क्या होता है, श्वसन के तंत्र में चला जाता है, और उसके कारण से एक श्वसन संबंधी रोग होता है, और उस श्वसन संबंधी रोग को हम क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, अस्थमा हो जाता है। कोई दिक्कत है, ये चीज है। उसके बाद हम लोग क्या जाने कि परागकण के कारण से एलर्जी होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है कि मतलब हाइपर कर देता है, उत्तेजित कर देता है। उसके कारण से क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेड रेशेस पड़ जाते हैं,
कि खुजलाहट होती है, ये चीज होता है। और हमारे श्वसन संबंधी जो क्या होता है कि रोग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि अस्थमा कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि परागकण के कारण से जो मनुष्य में होने वाला जो एक रोग का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे? अस्थमा। क्या बताएंगे? अस्थमा, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? दमा कहते हैं। एलर्जी तो है ही। अब सवाल उठता है कि सब ये जो है ना कि जनरली जो क्या होता है कि ये जो परागकण होता है किसका होता है? दुबड़ी का हो सकता है। दुबड़ी का, दूब जानते हो ना, दुबड़ी का हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, जो हम लोग बथुआ का हो सकता है, चिनोपोडियम एल्बम का हो सकता है। उसके बाद किसका हो सकता है? मेज का हो सकता है। उसके बाद आप लोग एक घास सुने होंगे, कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास, इसको मतलब पार्थेनियम कहते हैं, मतलब पार्थेनियम, उससे हो सकता है। तो अलग अलग प्लांट के परागकण से क्या होगा? एलर्जी उत्पन्न हो सकता है और रोग हमारे शरीर में श्वसन संबंधी करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? अस्थमा। कोई दिक्कत है? उसके बाद अब जरा हम लोग एक टॉपिक को थोड़ा सा और इसमें क्लियर कर लें, कि थोड़ा जान लें कि परागकण से संबंधित हम लोग सारे चीज को ऊपर जान लें कि एक होता है विएबिलिटी, विएबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। मतलब क्या कहते हैं? परागकण का जीवन काल। परागकण का जीवन काल, परागकण का जीवन काल, परागकण का जीवन काल, परागकण का जीवन काल। तो क्या होता है कि अलग अलग प्लांट स्पीशीज में इसका जीवन काल जो होता है, मतलब 1 मिनट से लेकर कई सालों तक, कई महीनों तक, कई वर्षों तक हो सकता है। इसकी विएबिलिटी हो सकती है, जिंदा रह सकता है। लेकिन सामान्य रूप से जो क्या है कि यह जो, अगर हम लोग कहेंगे कि अपने लोगों का, अगर हम बात करें गेहूं का, अगर बात करें धान का, अगर बात करें बाजरा का, तो इसमें परागकण का जीवन काल जो होता है 30 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का। लगभग कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का होता है। अगर वही हम बात करते हैं सूर्यमुखी का, सूरजमुखी जानते हो, एक प्रकार का मतलब फसल है, और सूरजमुखी से तेल निकाला जाता है। सूरजमुखी का अगर हम बात करें तो इसके परागकण के जीवन काल 3 घंटा होता है, 3 आवर होता है। कितना होता है? 3 होता है। उसी प्रकार से सोलनेसी, लिग्यूमिनेसी परिवार के जो सदस्य हैं, जैसे दलहनी परिवार के हैं, मतलब आलू तालू का हो गया, भिंडी बैगनी सब का हो गया, इसके परागकण का जीवन काल क्या होता है? 1 से लेकर कई महीनों तक हो सकता है। कोई दिक्कत है? लेकिन मुख्य रूप से आप जो आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, गेहूं का, धान का, बाजरा का 30 मिनट होता है, सूरजमुखी का 3 मिनट होता है, सोलनेसी मतलब और लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो सदस्य हैं उसमें कितना होता है? लगभग 1 से मतलब 3 महीने तक का होता है। तो आज अपने लोगों ने पूरा का पूरा इन चीजों को कवर किया है, परागकण के बारे में, पराग के फिर जो एलर्जी के बारे में, और दूसरा क्या किया है कि जो पॉलन के जीवन काल के बारे में। तो इसमें आप लोगों को उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होगी, आपको समझ में आया होगा। और आप जो क्या करेंगे कि जो भी आपको दिक्कत होगी आप कमेंट करके हमसे पूछेंगे, जो भी सुझाव होगा उन सुझाव को हम मानेंगे। अगर आपको ये चीज अच्छा लग रहा है तो थोड़ा चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इन चीजों का चर्चा कीजिए, ताकि हम आपको और भी बेहतर तरीके से क्या कर सके, पढ़ा सके। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।